चलो इधर देखो, अब बंद कर दो। ठीक है, ये मान लीजिए इफेक्ट मतलब ये कह रहे हैं कि जब कोई चीज़ मान लो सिंक्रोनस मोटर है तो उसको जब भी हमने लोड को कांस्टेंट कर दिया, मतलब उसमें जो भी लोड लगाया गया होगा उसको मैंने कांस्टेंट में मतलब रोक दिया गया, मतलब उसके लोड में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे कि जो उसकी फील्ड एक्साइटेशन होगा, जिसको एक्साइटेशन दिया जा रहा होगा, उसको घटाया बढ़ाया गया। तो देखा गया घटा बढ़ा रहे तो उसमें क्या परिवर्तन हो रहा था, तो मैंने आप लोग को ये इक्वेशन बताया गया था, इसको जो आर है और एक्स है जो आपका बनेगा ये आपका बैक ईएमएफ। तो मैंने इक्वेशन से जो भी बताया ये इक्वेशन आपको बन गया, लेकिन आर की वैल्यू इतना कम होती है, मतलब कोई इतना कम होता है उसको निग्लेक्ट मान लेते हैं। तो जब निग्लेक्ट मान लेते हैं तो वी वेक्टर के फॉर्म में ईएम प्लस के रूप में जे आई एक्स है का आता है। तो मैंने बोला कि इसमें दो फॉर्म में बनाया जाएगा कि जो हमने बोला कि ये जो पॉइंट जितना होगा ये कॉस के रूप में आएगा, वर्टिकल में जितने भी ये पॉइंट आएगा वो कॉस में होगा, ये वाला पॉइंट जितना होगा वो साइन। तो मैंने बोला कि मान लीजिए तीन केस हम लोग बनाए थे, एक लीड होगा और एक लैग होगा और एक आपका यूनिटी। तो मैंने सबसे पहले बोला कि जो वोल्टेज वर्सेस जो आईए के बीच में जो भी बनेगा वो cos फाई, मतलब फाई एंगल बनेगा। ठीक है, फाई 1 हो सकता है। और मैंने जो बोला कि V वर्सेस EF मतलब बैक के बाद में ये जो बनेगा उसको डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैंने V वोल्टेज को क्या किया है यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसमें आपका आईए करंट को क्या किया, लैग करा दिया। तो लैग कराया तो ये वोल्टेज है आपका, ये करंट क्या किया कि वोल्टेज से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। इसमें जाने वाला जो एंगल होगा वो उसको क्या बोलते हैं, फाई 1। अब देखिए, अब इसी के परपेंडिकुलर आपका ईएफ जो बैक ईएमएफ जो इसको वोल्टेज को जोड़ेगा, तो हमने जे आई एक्स के कारण क्या किया कि इसको जोड़ दिया, लेकिन ये 90 डिग्री से क्या करने वाला होगा, कट करेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो मैंने इक्वेशन बनाया है, जो ये आईए करंट है ये क्या करेगा, जे एक्स का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री को हमेशा क्या करेगा, आईए को कट करेगा। मैं इसी इक्वेशन को जोड़ने की, इसी इक्वेशन को बार-बार मैं इसको बनाने की बात करूंगा। तो ये क्या किया कि यहाँ से जैसे मैंने पीछे की तरफ देखा कि ये क्या किया कि यहीं पे 90 डिग्री क्या कर रहा था, कट कर रहा था। तो जब कट कर रहा था तो मैंने देखा कि ये फील्ड एक्साइटेशन जो EF1 है और जो वोल्टेज के बीच का एंगल जो ये वाला एंगल बनेगा, इसी एंगल को हम लोग क्या नाम देंगे, del1। क्या नाम देंगे, del1। ठीक है, तो अच्छा, अब इसके बाद मैंने देखा कि फील्ड एक्साइटेशन जो दे रही है अंडर एक्साइटेशन की केस में बन रहा था। अब अंडर एक्साइटेशन से हमने क्या किया कि नॉर्मल एक्साइटेशन मतलब थोड़ा सा नॉर्मली कंडीशन में चलते क्या हो रहा है, तो वहां पे हमने करंट को क्या किया, बढ़ाया। धीरे-धीरे करंट को बढ़ाते गए। जैसे करंट को बढ़ा रहे थे और उसमें करंट बढ़ा रहे थे तो फाई एंगल में क्या आ रहा था, कम हो रहा था। फाई एंगल क्या आ रहा था, कम हो रहा था। तो ये करंट घटते क्या हो गया, ये V वोल्टेज की क्या हो गया, एकदम समान। अब वो समान हो गया तो इसका मतलब होगा कि नॉर्मल कंडीशन, उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिटी कंडीशन के केस में चला गया। तो वहां पे अगर फिर हमने फील्ड एक्साइटेशन देखा कि ये फील्ड एक्साइटेशन एक दूसरे के क्या हो गया, परपेंडिकुलर बराबर हो। तो यहाँ पे हमने अब इसको तो 90 डिग्री कट होना चाहिए, तो जब ये कट हुआ तो इस एंगल को नाम हमने दे दिया del2। ठीक है, तो इसको अब इसके बाद हमने देखा कि जो ये थर्ड वाला केस जो V नॉट आ रहा था, तो V वर्सेस I के बीच का एंगल वो फाई, इसके और V और I के बीच में कोई एंगल बन रहा था, बोलिए जी यस सर, क्या बन रहा है, ये वोल्टेज है, मैं कहूँ कि ये वोल्टेज है और इसी पे मान लीजिए ये वोल्टेज, इसी में मैंने करंट बना दिया, क्या कोई एंगल बना है, नहीं बना, ये जीरो हो गया। अगर मैं कहूँ कि अगर यहीं से करंट यहाँ बनाएगा तो ये तो एंगल बना ना, मैं कहूँ ये ऊपर की तरफ गया तो एंगल बना, लेकिन जब उसी पे चला गया तो एंगल थोड़ी बन रहा है, वो तो जीरो बन गया ना उसके बीच में। मैं कहूँ वोल्टेज और करंट के बीच में क्या एंगल है, तो आप क्या जवाब देंगे, जीरो। अब ये एंगल जीरो, तो उस केस में हमने बोला था वो क्या होगा, रेजिस्टिव केस में। ठीक है, और हमने क्या किया, फील्ड एक्साइटेशन बढ़ा दिया। जब फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाया तो ये देखा गया यहाँ है तो हमको 90 डिग्री कट करना था, देख रहे थे इसमें करंट वैल्यू जहाँ कट कर रही थी तो ये करंट वैल्यू क्या कर रही, लीड कर रही। तो इस एंगल को हम लोग बोला गया फाई 3। ठीक है, पावर फैक्टर एंगल की बात है। अब इसके बीच का क्या होगा, del3, ये एंगल बनता है। तो हम यहाँ से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ये लीड जब कर रहा होगा तो जैसे
फिर करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, और जैसे फील्ड एक्साइटेशन को कम करेंगे वैसे धीरे 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 फिर करंट की वैल्यू घटेगी, फिर करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही होगी। फिर एक समय आएगा कि उसके समांतर में आ जाएगा, फिर करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ जाएगी। तो ये आप लोग को इतना समझ में आ गया, पहले पावर फैक्टर एंगल क्या हो रहा था, कम हो रहा था, फिर पावर फैक्टर एक यूनिटी पे आया, फिर पावर फैक्टर एंगल बढ़ते हैं। तो ये पूरा आपको इतना समझ में आ गया कि अंडर एक्साइटेशन के केस में क्या होगा, नॉर्मल एक्साइटेशन के केस में क्या होगा, ओवर एक्साइटेशन के केस में क्या होगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही होगी तो अब इसके बाद हम लोग करके रिमार्क करके आपको एक एक पॉइंट इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो अब इसके बाद अगर अब दूसरी केस में अगर हम पढ़ाएंगे उसमें क्या करेंगे, फील्ड एक्साइटेशन को कांस्टेंट कर देंगे। जो हम लोग बार बार एक्साइटेशन दे रहे थे अब उसको क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, रोक दिया जाएगा। लेकिन तब जो उसमें लोड लगाया जाएगा अब उसमें लोड को हम लोग क्या करेंगे, वैरी कर देंगे, लोड को घटा बढ़ा के देंगे क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इसके बाद नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अभी हम रिमार्क लिखाते हैं, रिमार्क लिखाने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं कि लोड कांस्टेंट कर दिया जाए, लोड को वैरी करा दिया जाए, फील्ड एक्साइटेशन को कांस्टेंट कर दिया जाए तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए